हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 13 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो रोल्फ फिल्च, ये अकबर के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय, मार्को पोलो, पांडे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। रोल्फ फिच इंग्लैंड का व्यापारी था जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 1583 से 1591 के बीच में भारत आया था। 1443 ईस्वी में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। मार्को पोलो इटली का यात्री था। कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है मार्को पोलो कहाँ का था, तो आपको पता होना चाहिए इटली का था। और ये 1292 ईस्वी में कोरोमंडल के तट पर आया। उस समय वहां का शासन पांड्य वंश का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? इस बार इसमें से कोई एक सही है, तीन गलत हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही क्वेश्चन आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मनुची ये विदेशी यात्री था जो इसके दरबार में आया। देखिए, सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये ब्रिटिश के थे, किसके दरबार में आए? जहांगीर के। सर टॉमस स्टेफेंस अकबर के। निकोलो मनुची इटली का था, ये शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में। पीटर मुंडी ये ब्रिटिश के थे, ये शाहजहां के दरबार में। अगला क्वेश्चन, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये है पंजाब में। अकबर ए माफ कीजिए तख्त ए अकबरी नामक मंच पर 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। निम्नलिखित में से बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये बैरम खान का बेटा था। बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। रहीम की प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली आदि है। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी रचनाएं की। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांद बीबी ने। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है बैरम खान को खान ए खाना के उपाधि से। बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये बाल्यावस्था में अकबर के संरक्षक थे। 1561 ईस्वी में इन्हें हटाकर हज के लिए भेज दिया गया, जहां रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी।
रहीम इनके पुत्र थे जिन्हें अकबर ने खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर सम्राट कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। वह 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। वह 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना। इसका प्रधानमंत्री बैरम खां था, जो इसका संरक्षक भी था। अकबर के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अकबरनामा है। इसकी रचना अबुल फजल ने की है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोडरमल। टोडरमल थे जो इनके शासन में राजस्व मंत्री थे। ठीक है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने दसमाल यानी 1570 से 1580 की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इनके आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबर ने 1580 में आइन ए दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली का आरंभ किया। अकबर के शासनकाल को डैश में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। तो ये कौन थे? राजा टोडरमल, ये वित्त मंत्री थे अकबर के शासनकाल में। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय सार्वभौमिक शांति था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया, जिसे अकबर ने प्रतिपादित किया। इसमें यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु एक शर्त थी, वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य में अकबर के सुलह कुल की नीति का बिंब हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सामंजस्य के रूप में देखा जा सकता है। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था 1575 में। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रश्नों पर वाद विवाद हेतु फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया। इसमें बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख व उलेमा धार्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर और 1556 को हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य यानी हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ। पानीपत के मैदान में लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर इसका सही जवाब है, अकबर ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो ये थे अकबर।
बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख था। यह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर यानी वजीर ए आजम। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ अकबर ने अपने शासनकाल के वर्ष 1574 से 75 में किया। मनसब का अर्थ होता है, मनसब का अर्थ पद अथवा श्रेणी। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली और स्थायी सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने वर्ष में इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया। इस व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता व आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी। अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। तो इसका सही जवाब है 13 वर्ष की आयु में ये पंजाब का शासक बन गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसार के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष और 4 महीने थी। मुगल शासक अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकोट। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। तो इसका सही जवाब है सम्राट अकबर की। ठीक है, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की, और बाद में कहां दफनाया गया था? सिकंदरा में। तो ऐसे पूछ लेता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए सिकंदरा में। डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहां मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बंगाल, अवध और हैदराबाद। अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य यानी आधिकारिक राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहां मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। तो ये किसकी थी? हुमायूं की। हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। वह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। हमीदा बानो ने नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। हमीदा बानो बेगम डैश की मां थी। तो देखिए अभी आया था ये क्वेश्चन, ये किसकी मां थी? सम्राट अकबर की। हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की मां थी। वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो उस्ताद अली खान, नहीं ये तो नहीं था। राजा टोडरमल थे, अब्दुल फजल इब्न मुबारक और फकीर अजीउद्दीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों को नवरत्न के नाम से जाना जाता था। ये दरबारी थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और फकीर ओजियुद्दीन या मुल्लादो प्याजा। ठीक है, फकीर ओजियुद्दीन व मुल्लादो प्याजा। जबकि उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे।
डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे, तो कौन से थे? अकबर। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी। मुगलों की राज्य की भाषा फारसी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। अब हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होंगे जहांगीर से रिलेटेड। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो सही जवाब क्या होगा? जहांगीर। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। वहां से मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। 6 फरवरी 1613 को जारी शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था? तो ये किसका था? अकबर का। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तो चौथा। अकबर तीसरा था, ये कौन सा हो जाएगा? चौथा। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। शाहजहां। ठीक है, अब शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। शाहजहां की बेटी जहां आरा। तो देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आता है कि जहां आरा किसकी बेटी थी, या इनमें से कौन सी शाहजहां की बेटी थी? तो शाहजहां की बेटी जहां आरा, इसने शाहजहानाबाद स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिला परियोजना में भाग लिया था। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? ये होगा जहां आरा। ठीक है, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहां आरा जो शाहजहां की बेटी थी, इसने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली सराय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। जहां आरा रोशन आरा बहने बहने थी। रोशन आरा ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी, इसने हुमायूं नामा लिखा था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने। ताजमहल आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1627 से 1658 ईस्वी के बीच में बनवाया था। अपनी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद का निर्माण कला अपने शिखर पर था। ये जो 1627 से 1658 आई थिंक ये शाहजहां का शासनकाल है। ठीक है, इसी बीच में ताजमहल का निर्माण हुआ था। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। ये बिल्कुल सही है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में ही अपने महल में नजरबंद कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये गलत वाला पूछ रहा है, जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। इसमें पहला दारा सिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब था और चौथा मुराद बख्श था। उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक तथा अकबर के बाद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। उसने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। उसने बादशाही मस्जिद, बीबी का मकबरा तथा लाल किले में मोदी मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए यहां पर ये उसने 1658 से 1707 तक शासन किया है। ठीक है, वो औरंगजेब का टाइम पीरियड है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जय सिंह। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। जयसिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को पराजित कर 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े। किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। राबिया उद दुर्रानी का मूल नाम दिलरास बानो बेगम था। वह औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में राबिया उद दुर्रानी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर तो आपको दिख रहा है, औरंगजेब। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में दोहद यानी उज्जैन में हुआ था। इसके पिता शाहजहां और माता इसकी मुमताज महल थी। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। इसे आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, तो वो औरंगजेब था। डैश ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। तो ये कब की बात है? 1707 की। ठीक है, 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्सिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का आक्रमण देखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सआदत खां तथा हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे रूलर्स ऑफ लेटर मुगल पीरियड यानी उत्तरवर्ती मुगल शासक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को और ये इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हुई थी। ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इनका शासनकाल 1837 से
1857 था। बहादुर शाह द्वितीय एक कवि, संगीतकार एवं शायर था। राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्य अनुरागी व्यक्ति अधिक था। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह। इसका सही जवाब हाँ बहादुर शाह जफर। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर के गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नादिर शाह। नादिर शाह, जो इसको ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, फारस का शासक था। इसने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासन काल में 1739 में आक्रमण किया तथा दोनों की सेनाओं में करनाल का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन, तख्त ए ताउस और मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो ये कब की बात है? 1739 की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम में तो क्या है? नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया, या बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया, या हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहली घटना हुई थी वो ये वाली है। ठीक है, हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। इसके बाद में क्या होगा? नादिर शाह, बंगाल की दीवानी, अहमद शाह अब्दाली। तो इसके बाद में होगा ये नादिर शाह वाला। नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया और इसके बाद में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को मराठों में, ठीक है, बंगाल की दीवानी। तो ये तो अंग्रेज तो बाद में आए थे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर ये होगा। ठीक है, चौथे नंबर पर ये होगा। तो क्रम क्या बनना चाहिए? CADB, 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 CADB ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है इसका जवाब। 22 जून 1555 हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद का युद्ध यानी 22 जून 1555 में पराजित कर पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा। 1739 ईस्वी ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। 14 जनवरी 1761 बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठा की हार हुई। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मीर कासिम और शुजा उद्दौला की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में हराया गया। लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल की। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को बार बार देखिए, कम से कम 2-3 बार देख लीजिए, सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।